चलो कहां तक पढ़ा था? क्या? कंडक्टिविटी अपन ने पढ़ लिया था। कंडक्टिविटी के अंदर अपन ने देखा था कि अगर मोबिलिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी, हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे अपन पढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी। क्या पढ़ते हैं? सोल्यूबिलिटी। लास्ट टर्न पे अपन ने देखा था कि सोल्यूबिलिटी के लिए मेनली दो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो होता है लेटिस एनर्जी, एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो सोल्यूबिलिटी अबे ज्यादा होती है, क्योंकि अगर लेटिस स्ट्रांग होगा, लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो वो ब्रेक ही नहीं होगा, इसका मतलब सोल्यूबिलिटी कम होगी, है ना। तो कहीं पर भी आपको सोल्यूबिलिटी देखना हो तो इन दो फैक्टर के बेस पर ही सोल्यूबिलिटी को देखा जाता है। एक फैक्टर है कौन सा? लेटिस एनर्जी, और दूसरा फैक्टर है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा तो सोल्यूबिलिटी, अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा तो सोल्यूबिलिटी, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सोल्यूबिलिटी। तो यहां पर क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है? क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, मैं बताता हूं, पहले अपन इसको स्टार्ट करते हैं। एक टर्म होती है कॉमन आयन। क्या होती है? कॉमन आयन का मतलब वो तुमने पढ़ा जो कॉमन आयन इफेक्ट, वो इफेक्ट नहीं है। कॉमन आयन का मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूं। ये कॉमन आयन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक तो होते हैं स्मॉल और एक होते हैं लार्ज। ठीक है। स्मॉल के अंदर हम कंसीडर करते हैं O-2, F-, OH-, Na+, Li+ एंड सेकंड ए एलिमेंट्स। सेकंड ए एलिमेंट्स का मतलब जो भी सेकंड ए ग्रुप में आते हैं, लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह। और लार्ज साइज में हम कंसीडर करते हैं Br-, I-, CS+, Rb+, CO3-2, SO4-2, HCO3-, etc। ठीक है, ठीक है। अगर स्मॉल कॉमन आयन स्मॉल है तो यहां पर हम देखते हैं लेटिस एनर्जी। क्या देखते हैं? लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी और सोल्यूबिलिटी दोनों में क्या रिलेशन होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो सोल्यूबिलिटी कम होगी, राइट। और यहां पर हम देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। अब ये सब कुछ मैंने लिखा, इसका मतलब क्या होगा देखते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिखा, मैंने यहां पे लिखा LiF, NaF, KF, RbF एंड CSF। ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि एक सोल्यूबिलिटी तो तुमने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ी है, ठीक है। वहां पर आपको किसी भी कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है और आपसे पूछा है सोल्यूबल होगा या इनसोल्यूबल होगा, या 3-4 कंपाउंड दे दिए, उनके बीच में कंपैरिजन कराया, तो वहां पर Ksp की वैल्यू गिवन होती है। Ksp की वैल्यू देख के आप बता देते हो कि सोल्यूबल होगा या इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। तो अगर आपको Ksp की वैल्यू दी हुई है, मतलब आपको फिजिकल केमिस्ट्री से वो क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपको Ksp की वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। आया डिफरेंस समझ में? अगर Ksp दी हुई होगी तो फिजिकल, और अगर गिवन नहीं होगी तो इनऑर्गेनिक। अब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के अंदर सोल्यूबिलिटी का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई कॉमन आयन प्रेजेंट होगा। देखो किस तरीके से, जैसे यहां पर मैंने 5 कंपाउंड लिखे हैं, ठीक है। हमसे पूछा है कि इन पांचों में सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर बताइए, ठीक है। तो पहला काम अपने को क्या करना है कि जो भी कंपाउंड हमें यहां पर गिवन होंगे उन कंपाउंड्स के अंदर कॉमन ढूंढना है कि कॉमन कौन है। इन पांचों कंपाउंड में कॉमन कौन है? और फ्लोरीन कॉमन है। तो बस पहला काम हमारा ये होगा कि जो भी कंपाउंड हमें गिवन होंगे उन कंपाउंड के अंदर कॉमन आयन को ढूंढना होगा। कॉमन आयन हमें इजीली मिल जाएगा कि यहां पर पांचों में कॉमन है फ्लोरीन, ठीक है। अब फ्लोरीन कॉमन है तो वो छोटा होगा, स्मॉल होगा या लार्ज होगा? स्मॉल होगा या लार्ज होगा? स्मॉल होगा। तो यहां पर हमने कॉमन आयन को आइडेंटिफाई कर लिया। कॉमन आयन को आइडेंटिफाई करने के बाद में यह भी देख लिया कि स्मॉल है या फिर लार्ज है। अब यह मालूम चल गया कि जो फ्लोरीन है वो कैसा है? स्मॉल है। अगर स्मॉल होगा तो क्या देखेंगे?
लेटिस एनर्जी। क्या देखेंगे? लेटिस एनर्जी। अब इन पांचों में देख के बताओ कि किसकी लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? किसकी लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? क्या चार्ज सब पे सेम है? चार्ज सेम है तो साइज देखेंगे, जिसका साइज छोटा होगा उसकी लेटिस एनर्जी तो सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी, और LiF की लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी। तो सोल्यूबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा? सीजियम फ्लोराइड, RBF, KF, NaF और लास्ट में LiF। ठीक है, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहां पे लिखा BeCO3, बेटा मांगे ठीक है। अब इस तरीके से आपको कंपाउंड दिए हुए हैं, 5 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, पांचों में आपसे पूछा है कि सोलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, आप देख के बताओ कॉमन आयन कौन है? CO3-2। अब CO3-2 कॉमन है, इसका मतलब यह हुआ कि हमने कॉमन आयन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब CO3-2 सभी के अंदर कॉमन है तो हम लिस्ट में से देखेंगे कि ये स्मॉल है या लार्ज है। लार्ज है, और अगर लार्ज है तो लार्ज के लिए हम क्या देखेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और जो छोटी साइज का होगा उसका हाइड्रेशन, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है? किसकी है? और BeCO3 की सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, तो जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी सोल्युबिलिटी भी और ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन है? BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और लास्ट में BaCO3। बात आई क्या समझ में? क्या आई समझ में? सबसे पहले कॉमन आयन को आइडेंटिफाई करोगे, फिर देखोगे स्मॉल या लार्ज है। स्मॉल होगा तो लेटिस एनर्जी और लार्ज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये तो हुआ इसका कॉन्सेप्ट। अब इसको अपन चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे? जैसे यहां पर लिखा हुआ है फ्लोरीन, फर्स्ट वाले में कौन है कॉमन आयन? फ्लोरीन। फ्लोरीन छोटा होगा या बड़ा? छोटा होगा या बड़ा? तो एक लाइन अपन ध्यान रख सकते हैं, छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा। मेरे साथ बोलो, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। यहां पे अपन बात कर रहे हैं इन आयंस की कि छोटा का मतलब स्मॉल और बड़े का मतलब लार्ज। तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही कम सोल्यूबल होगा। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही कम सोल्यूबल होगा। अब पूरी लाइन एक बार रिपीट करो। और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही कम सोल्यूबल होगा। तो इस लाइन को लगा के भी हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखना किस तरीके से कि जैसे यहां पर सबके अंदर कॉमन कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन छोटा या बड़ा? तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा, तो बाकी में सबसे छोटा कौन है? तो Li के साथ फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो सबसे कम सोल्यूबल होगा। तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन हो गया? सीजियम। ठीक है, सेकंड वाले में अगर हम देखते हैं तो कॉमन है कार्बोनेट, बड़ी साइज का है। बड़ी साइज का है तो बड़ा बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है? Ba, और Ba के साथ CO3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो सबसे कम सोल्यूबल होगा। तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन हो गया? BeCO3। ठीक है, पक्का? अब देखो ये तो हो गया, आगे के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और मैं बता दूंगा तुम्हें, फिर बाकी के क्वेश्चन तुम्हें ही करने। अब इनको कैसे याद करेंगे? ठीक है, सुनना बात को ध्यान से, सुनना ध्यान से। जैसे अभी 2-4 दिन पहले बारिश आई थी ना, बारिश आई थी तो आपको मालूम है कि बारिश में रोड पे कितना पानी भर जाता है, कभी गंदा गंदा पानी सा आता रहता है। मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ ना। तो क्या है कि गंदा पानी आया रहता है, तो अपन तो क्या है कि देसी अपन तो कुछ बोलते नहीं है, ऐसे करके उछल के बाहर आ जा रहे हैं, थोड़ा सा छींटे लग के। लेकिन जो गर्ल्स होती है वो भी हाई फाई गर्ल्स, मेट्रो सिटीज वाली, तो वो क्या बोलती,
वो क्या बोलती है, सुनना ध्यान से। ऑफ, एकदम चुप हो जाया करो, होगी ना बात, खत्म होगी ना। अब आगे सुनो। ओ, ऑफ ओ, ऑफ ओ, ऑफ ओ, ऑफ ओ, नाली सेकंड टाइम वापस आ गई। ऑफ ओ, नाली सेकंड टाइम वापस आ गई। ऑफ, हो गया ना। ऑफ ओ, नाली सेकंड टाइम वापस आ गई, ठीक है। और ऑफ ओ, नाली सेकंड टाइम वापस आ गई, और सेकंड का मतलब क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, ठीक है। और इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हॉलीवुड मूवीज देखी होगी तुमने, तो हॉलीवुड मूवीज के अंदर हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, हीरो हीरोइन तो सब जगह ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हॉलीवुड मूवीज के अंदर हीरो होते हैं उनके नाम होते हैं लाइक जेम्स, एंडरसन, पॉल, पॉली, ऐसे नाम होते हैं। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, देखना इधर ध्यान से। बाहर आई किस लिए, बाहर आई किस लिए, रूबी को बुलाया था। सुनना, अब जैसे मूवीज वगैरह में क्या होता है कि हीरो नीचे खड़ा हो जाता है, हीरोइन ऊपर खड़ी रहती है, होता है ना। तो बाहर आई किस लिए, रूबी को बुलाया था पोली ने। किसने बुलाया था, पोली ने। पोली का मतलब होगा जितने भी पोली एटॉमिक आयंस होंगे उन सबको कॉमनली हम क्या बोलेंगे, पोली, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, बाहर आई किस लिए, रूबी को बुलाया था पोली ने। पोली का मतलब जितने भी पोली एटॉमिक आयंस होंगे सबको कॉमनली क्या बोलेंगे, पोली। चाहे CO3-2 हो, चाहे SO4-2 हो, चाहे HCO3- हो, सबको क्या बोलेंगे, पोली, ठीक है। पक्का, तो यहां तक लिखो। याद हो जाएंगे क्या ये। और कहीं पे कॉपी की छत पे जगह देख के वो जो मैंने लाइन बोली थी ना अभी, अरे ऑफ, पागल है करे तू यार। हाँ, अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले पहले इसको लिख लो एक बार। लार्जी होंगे, बाकी से पूछता ही क्यों है। चलो लिख लिया।
अच्छा, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो उसमें कॉमन आयन प्रेजेंट होगा ही सही। और ये आयंस वायंस बराबर लिख लेना, एक दो खा मत जाना, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा फिर। हाँ वो लिखनी है। रूबी को बुलाया था पोली ने, मैंने एरो बना के लिख रखा है आगे। हाँ अभी लिखवाता हूं मैं, रुक। लिख लिया गया ये? लिखो। जैसे तुम्हें लैंग्वेज लिखनी हो वैसे लिख लेना। छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही कम सॉल्यूबल होगा। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही कम सॉल्यूबल होगा। बड़ा बड़े के साथ, छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही कम सॉल्यूबल होगा। चलो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं अब अपन। दो क्वेश्चन में और करवा देता हूं, उसके बाद बाकी सब तुम्हें ही करने हैं। चलो इस क्वेश्चन के अंदर कॉमन कौन है? एल आई है, और कॉमन है एल आई, तो एल आई छोटा या बड़ा? आप बताओ किससे करना है, लेटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से या छोटे बड़े से? छोटे बड़े से, पक्का? तो यहां पर कॉमन आयन है एल आई, और एल आई कॉमन है तो छोटा होगा या बड़ा? और छोटा होगा तो छोटा, छोटे के साथ स्टेबल होगा तो एल आई तो कॉमन हो गया, छोटा हो गया। अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे छोटा कौन है? और फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? और एल आई एफ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी। तो सोल्यूबिलिटी का करेक्ट एंड क्या होगा? एल आई आई, एल आई पी आर, एल आई सी एल, और लास्ट में एल आई एफ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। मैंने यहां पे लिखा सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड एंड सीजियम आयोडाइड। इन चारों में कॉमन कौन है? सीजियम कॉमन है तो छोटा या बड़ा? तो बड़ा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? और सी एस आई सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो सोल्यूबिलिटी, तो सोल्यूबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा? सी एस एफ की सबसे ज्यादा, देन सी एस सी एल, देन सी एस बी आर, और लास्ट में सी एस आई। बात समझ में आई? तो फिर इसके आगे के क्वेश्चन तुम्हें ही सोल्व करने हैं। बातें नहीं करें।
वो भी बताएंगे, वो भी पढ़ेंगे। और किसका निकलेगा? किसका? एच का और एन का? चलो डन। इस वाले में कॉमन कौन है? OH कॉमन है, तो छोटा या बड़ा? छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? और LiOH सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी सोलिबिलिटी सबसे कम होगी। क्लियर है? इसके अंदर कॉमन कौन है? और ऑक्सीजन कॉमन है, तो छोटा या बड़ा? तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? और Li सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी सोलिबिलिटी सबसे कम होगी। यहां पर कॉमन कौन है? छोटा या बड़ा? और छोटा होगा तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? BeOH होल्टोइज। और सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए सोलिबिलिटी सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कॉमन कौन है? SO4 सल्फेट। सल्फेट छोटा या बड़ा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? और BaSO4 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब इसकी सोलिबिलिटी सबसे कम होगी। तो ट्रेंड क्या होगा? BaSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 और लास्ट में BaSO4। राइट? इसके अंदर क्या होता है कि ये CaSO4, SrSO4 और BaSO4 ये तीनों पत्थर होते हैं। क्या होते हैं? पत्थर। और पत्थर होते हैं तो ये पानी में इनसोल्यूबल होते हैं। पानी में इनसोल्यूबल होते हैं। अब अगर पत्थर है, इनसोल्यूबल है, तो इनसोल्यूबल होने का रीजन क्या होगा? लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कॉमन कौन है? रोविडियम। छोटा या बड़ा? बड़ा बड़े के साथ स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल। और RBI सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे कम सोल्यूबल होगा। कॉमन कौन है? सोडियम। सोडियम छोटा या बड़ा? तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे कम सोल्यूबल होगा। इसके अंदर कॉमन कौन है? आई। आई छोटा या बड़ा? तो बड़ा बड़े के साथ स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल। और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो सोल्यूबल सबसे कम होगा। और इसके अंदर ऑक्सीजन। छोटा या बड़ा? छोटा, तो मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? BeO। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी। किस किस के सारे सही है? सभी के सारे सही है। वाह यार, क्या? कौन सा वाला? LiOH। इसमें क्या है प्रॉब्लम? नहीं है, छोटा है। ऑफ ओ। अबे तो भूल तो नहीं गया OH को लिखते टाइम? इजी है। चलो इजी है, तो जब भी इजी चीजें चलती रहती है, तो वहां पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आता है। तो यहां पर एक्सेप्शन क्या है? इधर देखना, बातें बिल्कुल भी नहीं, इधर देखना ध्यान से। जैसे मैंने यहां पे लिखा Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CS2CO3, ये सब क्या है? कार्बोनेट है। ठीक है, ये कार्बोनेट है, और इसी का ही बाइकार्बोनेट, लाइक LiSCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 और CSHCO3। ठीक है, अब अगर ऑर्डर बनाया जाए, तो इसमें कॉमन कौन है? फर्स्ट वाले के अंदर CO3। छोटा या बड़ा? तो बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? और सीजियम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे यही होगा। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा? CS2CO3। बात आई समझ में?
तो इस लाइन को, अच्छा सेम केस यहां पर होगा कि HCO3 माइनस भी कैसा है, बड़ा है, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होना चाहिए था, सबसे कम सोल्यूबल होना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर कैसा हो गया, बिल्कुल अपोजिट। तो इस लाइन को डायरेक्टली ध्यान रखना चाहो तो लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लेना कि फर्स्ट एक कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट, फर्स्ट एक कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट के लिए सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर अपोजिट होता है। बाकी सब जगह नॉर्मल होता है, फर्स्ट एक कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट के लिए सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर अपोजिट होता है। रीजन होता तो एक्सेप्शन ही क्यों बनता। चलो डन। चलो सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, देख लेते हैं उनको। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2, पेज नंबर 102, पेज नंबर 102 और क्वेश्चन नंबर 23। आंसर कोई नहीं बोलेगा, चारों ऑप्शन पढ़ना। पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 23। अरे एसी का रिमोट किसके पास है, वो वाला चला दे। आ गया आंसर, क्या है आंसर, सेकंड आया क्या। प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज विद देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब सेकंड ग्रुप की बात कर रहा है, और इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर का मतलब होगा टॉप टू बॉटम वाला केस। तो टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम आईपीबी डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम सल्फेट की सोल्यूबिलिटी, सल्फेट छोटा या बड़ा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, नीचे वाला, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो सबसे कम सोल्यूबल होगा, यानी टॉप टू बॉटम सोल्यूबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इन केस ऑफ सल्फेट। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करना, पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 46। आगे आंसर, solubility of the alkaline earth metal sulfates in water decreases in the sequence। फोर्थ आएगा, पक्का। चलो वेरी गुड। एक और क्वेश्चन था इसके अंदर, कौन सा था, हाँ पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 21। पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 21।
क्या है आंसर? थर्ड आया। देखो इस क्वेश्चन में जैसे मैंने वो लिखवा दिया था लेटिस और हाइड्रेशन, अगर वो नहीं भी लिखवाते तब भी इसको सोल्व कर सकते थे अपन। भाई इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन लेटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, लेटिस कम होगा, मतलब सोल्यूबल होगा। तो अल्टीमेटली ये पूछना चाह रहा है कि इन चारों में सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा, सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा। ठीक है, तो आंसर आ ही जाएगा। तो वो लाइन लिख ली तो अच्छी बात है, याद ना रहे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगा के भी सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड। है क्या? पूछ लेते हैं यार, हाल ही में क्या करेगा, कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, यही तो एग्जाम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सोल्यूबिलिटी खत्म हो गया है, आगे वापस से फिर सोल्यूबिलिटी लौट के आएगा, और वहां पर सोल्यूबिलिटी जो लौट के आएगा वो थोड़ा अलग सोल्यूबिलिटी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बातें बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन और इसी का दूसरा नाम होता है फेजान्स रूल। फेजान ने ये रूल दिया था, इस वजह से इसका नाम क्या है, फेजान्स रूल, और फेजान ने ही पोलराइजेशन को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आगे वाला जो भी पार्ट है, मतलब आयनिक बॉन्ड में आगे जितना भी पार्ट बचा हुआ है सब पोलराइजेशन पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेना, मुश्किल से 10-15 मिनट में समझ में आ जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो समझते हैं पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, और फैजान ने ये कॉन्सेप्ट क्यों लेके आया। भाई कोई भी कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं तो ये मालूम होना चाहिए कि इसको पढ़ने का रीजन क्या है। एक रीजन तो मालूम है कि भाई नीट में आएगा, और दूसरा रीजन ये है कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ने का बेसिक पर्पज ये है कि अकॉर्डिंग टू फैजान कोई भी कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं होता। कोई भी कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे अपन ने एक बार पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा था परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला, है ना, क्या था वो, 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन स्क्वायर, यही था। अब जैसे मान लो कि सीजियम फ्लोराइड है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सीजियम की, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, राइट। तो डेल्टा ईएन का जो डिफरेंस आएगा वही तो यहां पर सबसे ज्यादा आएगा, और सबसे ज्यादा आएगा तो डेल्टा ईएन का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। तो इस सीजियम फ्लोराइड के अंदर सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आएगा, और ये भी कितना आएगा, 92% के आसपास। कितना आएगा, 92% के आसपास। जैसे मान लो कि अपन बोलते हैं, बोलते हुए आए हैं कि NaCl आयनिक है, NaCl आयनिक है, NaCl आयनिक है, लेकिन ये भी 100% आयनिक नहीं है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है, और ये कोवलेंट कैरेक्टर कहां से आया है इसको एक्सप्लेन करता है फैजान्स रूल। बात आई समझ में? तो पढ़ने का पर्पस क्या है, और दूसरा एक साथ बोलो, कोई भी कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब ये कोवलेंट कैरेक्टर कैसे आया है इसको ही कौन एक्सप्लेन करता है, फैजान्स रूल। ठीक है, चलो समझते हैं कि फैजान्स रूल इसको कैसे एक्सप्लेन करता है। मैंने यहां पे ये बोला है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी आयोनिक कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं होता, कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। अब ये कहां से आया है इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे पोलराइजेशन से। देखना इधर ध्यान से, सबसे पहले अपन आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्योंकि अपने को आयनिक कंपाउंड में ही तो क्या देखना है, कोवलेंट कैरेक्टर। अपने को क्या देखना है,
आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे पहले क्या बनाए, आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे तो आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक तो हमारे को चाहिए कैटायन और दूसरा चाहिए एनायन। कैटायन अंडरस्टूड रहेगा कि कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब ये कैटायन और दूसरा एनायन ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी तो एक दूसरे के पास में आएंगे, तभी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब कैटायन के ऊपर तो है प्लस चार्ज, एनायन के ऊपर है माइनस चार्ज, राइट। कैटायन के ऊपर प्लस चार्ज है, एनायन के ऊपर माइनस चार्ज है, और आपको मालूम है एनायन कोई सा भी हो उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लो कि मैं Cl माइनस ही ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मान लो O-2 ले लिया, लगभग ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा ही, सही ना। और कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, मतलब भर भर के इलेक्ट्रॉन होंगे, भर भर के लोन पेयर होंगे। अगर O-2 की बात करें तो इसके पास भी भर भर के इलेक्ट्रॉन होंगे। अब दोनों अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, कैटायन अपनी जगह बैठा हुआ है, एनायन अपनी जगह बैठा हुआ है, दोनों एक दूसरे से दूर मस्त बैठे हुए हैं। अब दोनों को क्या लगा कि यार आपस में बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे। अब दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे तो पास पास आने पर क्या होगा कि यहां पर कैटायन के ऊपर प्लस चार्ज है, एनायन के ऊपर माइनस चार्ज है, और इसके पास बाहर आउटर शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और प्रेजेंट होंगे तो ये कैटायन जैसे ही एनायन के पास में आएगा तो एनायन के पास में आने पर ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और कैटायन जैसे ही एनायंस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस साइड हो जाएगी, कैटायन की साइड। और इन इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कैटायन की साइड हो जाएगी तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है वो किस साइड हो गई, कैटायन की साइड। और कैटायन की साइड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई तो इसका मतलब इस साइड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, और इस साइड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए तो यहां पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहां से हुई है, पीछे की साइड से, और पीछे की साइड से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो इस साइड कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मैंने यहां पे लिखा है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एनाइन पहले एनाइन ही था, लेकिन जैसे ही कैटायन के कांटेक्ट में आया तो इसके अंदर एक साइड माइनस दूसरी साइड, और एक साइड माइनस और दूसरी साइड प्लस क्रिएट हुआ। तो इससे ही क्या बोला है, पोलराइज होना। इसे ही क्या बोला है, पोलराइज होना। भाई पोलराइज होने से आप क्या समझते हो, प्लस माइनस चार्ज का क्रिएट होना। पोलराइज होने का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस चार्ज का क्रिएट होना। और प्लस माइनस चार्ज का क्रिएट होने का मतलब यह है कि जैसे ही कैटायन ने एनायन को अप्रोच किया तो कैटायन के ऊपर तो कौन सा चार्ज है, कैटायन के ऊपर, और प्लस चार्ज है तो इसका काम ही क्या है, और इसने एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, और अट्रैक्ट किया। तो एनायन के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस साइड हुई, किस साइड हुई, और कैटायन के साइड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई तो मतलब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए तो जिधर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे उधर नेगेटिव, बैक साइड पे पॉजिटिव। इसका मतलब ये पोलराइज हो गया, इसका मतलब ये पोलराइज हो गया। और इसी प्रोसेस को क्या बोला है, पोलराइजेशन। बात आई समझ में, पोलराइजेशन आया समझ में। अब पोलराइजेशन से कोवेलेंट कैरेक्टर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, भाई अपना टारगेट क्या है कि हमने कैटायन लिया, एनायन लिया, हम ये बोल रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखना इधर ध्यान से। जैसे आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन ले जा और मस्त रहे, यही होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे मान लो कि मैंने यहां पे H2 लिखा, क्या लिखा, H2 लिखा, तो H2 के अंदर ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, बीच में होते हैं, बीच में होते हैं। और बीच में होते हैं तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि दोनों के इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या है, शेयरिंग है। बात आ रही है समझ में, यानी बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड, अगर बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो, और अगर इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जा तो आयोनिक बॉन्ड। अब यहां पर देखो, कैटायन यहां पर है, एनायन यहां पर है। कैटायन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट किया, तो अट्रैक्ट करने पर क्या दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आए, क्या दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आए। अरे भाई जो इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है,
दोनों के बीच में। इसने जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए वो कहां पर है? दोनों के बीच में। और ये इलेक्ट्रॉन अगर दोनों के बीच में है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? और अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब शेयरिंग की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ है। और कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ है तो इस कोवलेंट कैरेक्टर के डेवलप होने का रीजन क्या है? इसका रीजन है पोलराइजेशन। अब एक और बात समझना, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है भाई? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों के बीच में होते हैं। जैसे अपन NaCl की बात करते हैं तो NaCl में अपन क्या बोलते हैं? Na+Cl-, राइट? यानी इलेक्ट्रॉन तू ले जा, ले गया तो ये Cl- बन गया, ये क्या बन गया? Na+, यही होता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि शेयरिंग से बॉन्ड बना हुआ होता है। और शेयरिंग से बॉन्ड बना हुआ होता है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनना बात को। मैंने आपको बोला है कि केटाइन ने एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ गए? इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ गए? इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ गए? और बीच में आ गए। तो ऐसा लग रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है। और दोनों के बीच में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब शेयरिंग, दोनों के बीच में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे शेयरिंग उतनी ही, और दोनों के बीच में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे शेयरिंग उतनी ही ज्यादा होगी, और शेयरिंग जितनी ज्यादा होगी कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब इस साइड माइनस चार्ज क्या होगा? अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए मतलब इस साइड माइनस चार्ज क्या होगा? और बैक साइड में प्लस चार्ज क्या होगा? और प्लस और माइनस चार्ज ज्यादा होंगे तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा या कम होगा? और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा? पक्का? तो पोलराइजेशन और कोवलेंट कैरेक्टर में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली या इनवर्सली? तो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोवलेंट कैरेक्टर के। ठीक है, आगे बात समझ में? पोलराइजेशन आगे समझ में? अब कुछ पॉइंट्स और देखो। अच्छा, यहां पर पोलराइज कौन कर रहा है? कैटाइन। पोलराइज कौन हो रहा है? तो कैटाइन के लिए जो टर्म काम में लेते हैं वो टर्म काम में ली जाती है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर यानी पोलराइज करने की पावर। और एनाइन के लिए टर्म काम में ली जाती है पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी यानी पोलराइज होने की एबिलिटी। बात आई समझ में? पोलराइजिंग पावर कैटाइन के लिए, पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होगा? पोलराइज करने की पावर। और पोलराइजिबिलिटी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सपोज करना कि यहां पर मैंने चार्ज को कर दिया +2। क्या कर दिया? अगर चार्ज को +2 कर दिया तो मतलब अट्रैक्शन क्या होगा? तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट होंगे? बीच में आएंगे ना। अगर मान लो +3 कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या कम करेगा? ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में क्या होंगे? और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों के बीच में तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा? पोलराइजेशन ज्यादा होगा या कम होगा? कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा? बात आई समझ में? पक्का? अच्छा, सेकंड फैक्टर देखो। अगर मान लो कि अपन कैटाइन की साइज को छोटा कर देते हैं, ठीक है? साइज को छोटा कर देंगे तो अट्रैक्शन, अगर साइज को छोटा कर देंगे तो अट्रैक्शन, अरे अट्रैक्शन क्या होगा? साइज छोटा तो अट्रैक्शन, साइज छोटा तो अट्रैक्शन। और अगर साइज छोटा कर दिया तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी इस साइड या कम की होगी? ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर, और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मतलब पोलराइजेशन भी क्या होगा? बात आई समझ में? तो अगर कैटाइन का साइन, कैटाइन के ऊपर चार्ज ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर, कैटाइन पे चार्ज ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर, अगर कैटाइन का साइज छोटा तो कोवलेंट कैरेक्टर। बात क्लियर है? पक्का? चलो अब एनाइन पे आते हैं। एनाइन अंडरस्टूड है कि एनाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? और नेगेटिव चार्ज होगा। तो लेट सपोज कि हमने यहाँ पे -2 कर दिया। क्या कर दिया? -2 कर दिया। तो -2 करने पर इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होंगे या लूजली बॉन्डेड होंगे? चलो इधर देखो, जैसे जेड इफेक्टिव क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यही होता है। पक्का? तो और जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का, यही होता है।
अगर हमने नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर दिया तो नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करने पर जेड इफेक्टिव, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करने पर जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, मतलब इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होंगे या टाइटली, लूजली होंगे या टाइटली, और लूजली बॉन्डेड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर माइनस चार्ज को हमने इंक्रीज किया तो इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होंगे, और अगर लूजली बॉन्डेड होंगे तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना इजी होगा या मुश्किल होगा, इजी होगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी या कम की, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा या कम, पक्का। यानी एनाइन का साइज बढ़ेगा, एनाइन का साइज सॉरी एनाइन पे चार्ज बढ़ेगा, एनाइन पे चार्ज बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा, पक्की बात। अगर मान लो कि हम एनाइन के साइज को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो एनाइन के साइज को इंक्रीज कर दिया तो साइज को इंक्रीज करने पर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कम, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेगा या कम की है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट होंगे, और बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा या कम, पक्की बात। तो ये चार फैक्टर होते हैं, और चार फैक्टर अपने को आ गई क्या समझ में। पहला फैक्टर कैटायन का साइज या चार्ज ले लो, चलो कैटायन का चार्ज, कैटायन पे अगर चार्ज ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर, कैटायन का साइज बढ़ा तो कोवलेंट कैरेक्टर, पक्का। एनाइन का साइज बढ़ा तो कोवलेंट कैरेक्टर, और एनाइन पे चार्ज ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर, क्लियर है बात। तो चलो इन चारों फैक्टर को यहां पे लिख लेते हैं। अरे रुक जाओ अभी मत लिखो, एक बार और समझ लो ताकि यही याद हो जाए ये। बातें मत करो रे, अरे रुक जा अभी बना लेना। फर्स्ट फैक्टर होगा चार्ज ऑन कैटायन, मेरे साथ बोलते हुए चलना रे, चार्ज ऑन कैटायन is directly proportional to polarization, is directly proportional to covalent character, क्लियर है। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा NaCl MgCl2 AlCl3, ठीक है, आपसे पूछा है इन तीनों में कोवलेंट कैरेक्टर बताइए। एक मिनट, देखने का तरीका क्या होगा कि कुछ ना कुछ कॉमन होगा सभी के अंदर, और कुछ ना कुछ कॉमन होगा तो Cl कॉमन है, तो कैटाइन पे चार्ज देखेंगे, Na पे +1, Mg पे +2, Al पे +3, यही होगा। और कैटाइन पे चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी, तो सबसे ज्यादा AlCl3, फिर MgCl2, लास्ट में NaCl। बात आई समझ में। सेकंड फैक्टर यहां पे लेते हैं साइज ऑफ कैटाइन, अगर कैटाइन का साइज छोटा तो पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। जैसे मैंने यहां पे लिखा LI NaI KI RBI, आपसे पूछा है कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए, आई सब में कॉमन है, क्या देखोगे, और कैटाइन का साइज छोटा तो कोवलेंट कैरेक्टर, तो सबसे ज्यादा किसमें है LI NaI KI, लास्ट में RBI। एनाइन वाले के लिए जगह नहीं बची तो वो बाद में लिखेंगे, पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, लिखो। हाँ, अकॉर्डिंग टू फेजान, according to Fejan, no one compound is 100% ionic. No one compound is 100% ionic. It contain some covalent character.
some covalent character, and it is explained by Fajans rule. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, when cation and anion approach each other, then cation distort 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 electron density या distort electrons of electron density लिख लो, distort electrons of anion, distort electrons of anion. This process is called, अरे रुक जाए ना, क्यों क्या नहीं बन रहा है, this process is called polarization. जब केटाइन और एनाइन दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं तो तुम्हें मालूम है कि केटाइन स्फेरिकल होता है, एनाइन भी स्फेरिकल होता है. अब जैसे ही केटाइन ने इसके पास में आया तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो इसका पूरा शेप क्या है, डिस्टोर्ट कर दिया, बिगाड़ दिया. डिस्टोर्ट का मतलब क्या होता है, बिगाड़ देना, और बिगाड़ दिया तो मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन हुआ तो इसी प्रोसेस को क्या बोला, पोलराइजेशन. ठीक है, इसके आगे ये लिख लो, जैसे एक बार पढ़ा था ना अपन ने डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, तो उस डिस्टोर्ट का मतलब क्या होता है, बिगड़ा हुआ. लिख लेगा इस साइड वाला,
हम्म, नहीं वो अपने आप ही मालूम चल जाएगा तुम्हें, जैसे ये एग्जाम्पल है इसमें मालूम चला ना, ऐसे यहाँ पे भी अपने आप मालूम चल जाएगा। वो क्या है कि चार्ज और साइज दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। जैसे अगर इसमें भी तो साइज का ऑर्डर बनाएगा तो सबसे छोटा साइज किसका है? चलो अब एनाइन पे आते हैं, और एनाइन पे सबसे पहले देखते हैं साइज ऑफ एनाइन। अगर एनाइन का साइज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा या कम होगा? पक्का? क्योंकि साइज ज्यादा होगा तो एनाइन के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होंगे, और लूजली बॉन्डेड होंगे तो कैटायन उनको फटाफट से अट्रैक्ट कर लेगा, यानी दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आएंगे, यानी साइज ऑफ एनाइन ज्यादा होगा, मतलब एनाइन का साइज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। बात आई समझ में? अब जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा LiF, LiCl, LiBr एंड LiI, कैटाइन सबके अंदर कॉमन है। आप क्या देखोगे? साइज ऑफ एनाइन, एनाइन का साइज ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर, तो सबसे ज्यादा LiI, देन LiBr, देन LiCl, और लास्ट में LiF, यही होगा। और फोर्थ हम देखेंगे चार्ज ऑन एनाइन, चार्ज ऑन एनाइन। अगर एनाइन पे चार्ज ज्यादा होगा, अगर एनाइन पे चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा या कम? ज्यादा। तो एनाइन पे चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी। पक्का? तो जैसे एक एग्जांपल यहां पे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा NaCl, Na2S और Na3P। Na सब जगह कॉमन है, सब जगह Na पे तो +1 होगा, Cl पे -1, S पे -2 और P पे -3, और एनाइन पे चार्ज ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? Na3P, देन Na2S और लास्ट में NaCl। बात आई समझ में? तो ये लिखो, ये दोनों लिख लो, और इसके नीचे में एक नोट वोट नहीं लिख रहा, मतलब ऑर्डर लिख रहा हूं जो तुम्हें बनाना है। हाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऑर्डर के फॉर्म में तुम्हें बनाना है। पहले ये तो लिख ले।
लिख लिया गया? तो अभी लिख ही रहा है। उड़ा के कहाँ फेंकूं उसको? उड़ा दो मतलब क्या है? ऐसे उड़ा के इधर रख दूं मैं? क्या कैसी बातें करता रहते यार? उड़ा दे, बोल चाल की भाषा। ऐसे मत बोलना किसी को भी कि इसको उड़ा दो। ये तो ठीक है, बोर्ड है तो एक बार को उड़ा भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या होगा? पोलराइज होने की एबिलिटी। तो कौन ज्यादा पोलराइज होगा? जिसका साइज ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा पोलराइज कौन होगा? I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और लास्ट में F माइनस, राइट। और पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा पोलराइज कौन करेगा? जिसका चार्ज ज्यादा होगा। तो इन सब में सबसे ज्यादा चार्ज है B+3 का, देन Be+2 और लास्ट में Li+। तो ये इनके बीच में किसका ऑर्डर होगा? पोलराइजिंग पावर का। क्लियर है? ये सारे फैक्टर क्लियर है? पोलराइजिंग पावर क्लियर है और पोलराइजेबिलिटी भी क्लियर है। तो फिर एक क्वेश्चन कर लो फटाफट से। मॉड्यूल के नहीं, मॉड्यूल के नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। SF2, SF4 और SF6 इनके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। किसमें होगा कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा? SF। पक्का? कैसे देखा? चार्ज से देखा? क्लोरीन तो सब जगह सेम है, सल्फर भी सब जगह सेम है, फिर कौन सा चार्ज? ऑक्सीडेशन नंबर एस के ऊपर कौन सा होगा फर्स्ट वाले में? इसके ऊपर और इसके ऊपर। और केटाइन के ऊपर चार्ज इंक्रीजेस। तो चार्ज ऑन केटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा SF6, SF4 और लास्ट में SF2। बाकी पढ़ेंगे। रेडियस छोटा होगा तो न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन होंगे तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनाइन के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। बाय टू